हेलो स्टूडेंट्स, मशीन डिज़ाइन 1 में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिकली ऐसे कंपोनेंट्स की डिज़ाइन पढ़ी थी जिस पर स्टैटिक नेचर का लोड लग रहा है, लेकिन इस यूनिट में हम लोग ऐसे कंपोनेंट्स की डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे जिस पर स्टैटिक नेचर का लोड न लग रहा हो, यानी कि लोड टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, कुछ इस तरह का लोड लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटीग लोड। फटीग लोड उस लोड को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों ही टाइम के साथ चेंज होता रहता है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है कि कभी लोड टेंसाइल हो जाता है, कभी कंप्रेसिव। तो फटीग लोड 3 टाइप्स के होते हैं। फ्लक्चुएटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग लोड उस लोड को कहा जाएगा जिसका केवल मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बल्कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर लोड टेंसाइल नेचर का है तो वो हर समय टेंसाइल ही होना चाहिए। अगर कंप्रेसिव नेचर का है तो वो पूरे टाइम तक कंप्रेसिव नेचर का ही होना चाहिए, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, प्लस P2 प्लस 2P। यहाँ प्लस जो साइन है वो टेंसाइल लोड के लिए है, तो मैग्नीट्यूड P से 2P हो गया, लेकिन लोड का नेचर टेंसाइल ही है। या मान लीजिए लोड है -P टू -P/2, तो लोड का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, P से P/2 हो गया, लेकिन इनिशियली ये कंप्रेसिव था और बाद में भी कंप्रेसिव ही रहा। तो इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग लोड। अल्टरनेटिंग लोड उस लोड को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल +P टू -3P। इसमें हम देख सकते हैं कि इनिशियली लोड P था और बाद में वो 3P हो गया, यानी कि लोड का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। इसके साथ ही साथ लोड +P से -3P हो गया, यानी कि टेंसाइल नेचर से कंप्रेसिव नेचर का हो गया। सिमिलरली हम देख सकते हैं -2P टू 4P, यानी कि लोड कंप्रेसिव नेचर का था इनिशियली, बाद में टेंसाइल नेचर का हो गया और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, 2P से 4P हो गया। थर्ड इज कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड। इसको साइक्लिक लोड भी कहा जाता है। साइक्लिक लोड उस लोड को कहा जाएगा जिसका केवल डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि ऐसे लोड में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, टाइम के साथ में केवल लोड का डायरेक्शन चेंज होता है। कभी लोड टेंसाइल नेचर का है तो कभी कंप्रेसिव नेचर का। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। इसको हमने सपोर्ट दिया हुआ है और इस पर एक लोड एक्ट कर रहा है W। ये जो कंपोनेंट है ये रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली। इसका साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। इस फिगर से हम ये समझ सकते हैं कि जिस समय इस कंपोनेंट का अपर फाइबर यानी कि पॉइंट A ऊपर की तरफ है, उस समय पॉइंट A पर जो लोड लग रहा है वो कंप्रेसिव नेचर का है, और सेम टाइम जो लोअर फाइबर है यानी कि पॉइंट B पर लोड टेंसाइल नेचर का है। यानी कि इस सिचुएशन में जो ये लोड W लग रहा है ये अपर फाइबर को कंप्रेशन में रखेगा, जबकि लोअर फाइबर को टेंशन में। लेकिन चूंकि ये कंपोनेंट रोटेट कर रहा है तो हाफ सर्किल रोटेट करने के बाद पॉइंट B चला जाएगा अपर साइड और पॉइंट A आ जाएगा लोअर साइड।
उस कंडीशन में पॉइंट बी पर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो जाएगा और पॉइंट ए पर टेंसाइल लोड। तो हम देख सकते हैं कि अल्टरनेटिवली पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो लोड का नेचर है वो एक बार टेंसाइल फिर कंप्रेसिव फिर टेंसाइल फिर कंप्रेसिव इस तरह से हो रहा है, और जबकि लोड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है W। तो ये एक एग्जांपल है कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड का। फटीग एंड एंड्योरेंस लिमिट हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये सब मटेरियल के ऐसे मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ थे जब तक कि मटेरियल में कोई फेल्योर नहीं होता है अंडर द स्टैटिक लोडिंग, यानी कि स्टैटिक लोडिंग की कंडीशन में। यहाँ पे वेरिएबल लोड की बात हो रही है, तो मटेरियल का वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ जब तक मटेरियल में कोई फेल्योर नहीं होता है ड्यू टू वेरिएबल लोड, यानी कि अगर मटेरियल पर फटीग लोड लग रहा है तो ऐसी सिचुएशन में जो मटेरियल का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को कहा जाएगा एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल। और एक ही कंपोनेंट के लिए जो एंड्योरेंस लिमिट होती है ये यील्ड लिमिट से कम होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ है 100 मेगापास्कल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यील्ड स्ट्रेंथ है 100 मेगापास्कल। इसका मतलब कि स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में 100 मेगापास्कल लोड होने पर इस मटेरियल में फेल्योर होने लगेगा इसके बाद। लेकिन अगर उसी मटेरियल पे, उसी कंपोनेंट पे फटीग लोड लग रहा है तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपोनेंट 80 मेगापास्कल स्ट्रेस पर ही फेल हो जा रहा है। तो ये 80 मेगापास्कल यहाँ पर क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ये वेरिएबल लोडिंग, फटीग लोडिंग कंडीशन में मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस है मटेरियल के अंदर। तो हमेशा एंड्योरेंस लिमिट यील्ड स्ट्रेंथ से कम होता है। इसका मतलब कोई कंपोनेंट जितने लोड पर स्टैटिक लोड कंडीशन में फेल हो रहा है उससे कम लोड पर ही वेरिएबल लोडिंग कंडीशन में फेल हो जाएगा। एंड्योरेंस लिमिट मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये कई और फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है, जैसे साइज और शेप कंपोनेंट का, सरफेस फिनिश कैसा है, टेम्परेचर कैसा है उस इन्वायरमेंट का, मटेरियल का, और नॉच सेंसिटिविटी ऑफ द मटेरियल। नॉच सेंसिटिविटी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो सिंपली इसमें यह है कि एंड्योरेंस लिमिट क्या है? फेल्योर स्ट्रेंथ अंडर फटीग लोडिंग कंडीशन। SN कर्व, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल कर्व। इसमें बेसिकली ये देखा गया है कि अगर किसी कंपोनेंट पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद उस कंपोनेंट में क्रैक जनरेट हो जा रहा है, वो कंपोनेंट फेल हो जा रहा है। इसके लिए एक स्पेसिमेन लिया गया है, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है जिसका यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, और इस कंपोनेंट को रोटेट किया जा रहा है। ये कंपोनेंट कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है और इस कंपोनेंट पे कोई लोड भी लगाया गया है, जैसा कि आप सेंटर पर देख सकते हैं। R है रेडियस ऑफ कर्वेचर और लोड वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी पिछली टॉपिक में बताया था, कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड, तो ये भी उसी का एग्जांपल है। इसमें लोड, इस कंपोनेंट को बेंड किया जा रहा है, लेकिन चूंकि कंपोनेंट कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है इसलिए कंपोनेंट का हर एक फाइबर एक बार कंप्रेशन में आएगा, फिर टेंशन में, फिर कंप्रेशन में, फिर टेंशन में। ऐसा करते हुए हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया है इसमें।
ये है ग्राफ एस एन कर्व। सबसे पहले कंपोनेंट पे कोई एक फिक्स्ड लोड लगाया गया और उस लोड की वजह से उस कंपोनेंट में स्ट्रेस जनरेट हुआ। मान लीजिए कंपोनेंट में स्ट्रेस जनरेट हुआ सिग्मा 1। तो इस स्ट्रेस की कंडीशन में उस कंपोनेंट ने N1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। इसके बाद ऐसा देखा गया कि कंपोनेंट में क्रैक जनरेट हो गया है, कंपोनेंट फेल हो गया है। फिर हम इस कंपोनेंट को हटा देते हैं और इसकी जगह पे सेम ऐसा ही एक दूसरा कंपोनेंट लाके प्लेस कर देते हैं, लेकिन अब हम पहले से कम लोड इस पर अप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर लोड कम है तो कंपोनेंट में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो भी कम होगा। अब मान लीजिए कि इस कंडीशन में स्ट्रेस है सिग्मा 2 और कंपोनेंट रोटेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि सिग्मा 2 स्ट्रेस की कंडीशन में ये कंपोनेंट N2 नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है और उसके बाद कंपोनेंट में क्रैक जनरेट हो जा रहा है, कंपोनेंट फेल हो जा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इंक्रीज हो रहे हैं। वो तो होना ही है, जब स्ट्रेस कम होगा तो लाइफ बढ़ जाएगी कंपोनेंट की। फिर ये देखा गया कि एक फिक्स्ड लिमिट से कम स्ट्रेस जनरेट होने पर कंपोनेंट बिना किसी फेल्योर के रिवोल्यूशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी कि उस स्ट्रेस लिमिट से कम स्ट्रेस जनरेट होने पर कंपोनेंट में कोई फेल्योर नहीं हो रहा है, कंपोनेंट सक्सेसफुली रोटेट करता जा रहा है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, इसी लिमिट को कहा जाता है फटीग लिमिट। और इस लिमिट से कम स्ट्रेस होने पर मटेरियल में कोई भी फेल्योर नहीं आएगा। मटेरियल की जो लाइफ होगी वो होगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। कहने के लिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स कहा जाता है इसको, लेकिन बेसिकली ये फेरस मटेरियल्स के लिए 10⁷ साइकिल्स होता है। इसका मतलब अगर कोई फेरस मटेरियल है जैसे स्टील, तो अगर ऐसा मटेरियल 10⁷ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसको माना जाएगा कि उसने अपनी लाइफ पूरी कर ली है, जो उसका यूज होना था वो यूज हो चुका है। तो बेसिकली यही है एस एन कर्व, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल कर्व। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अंडर फटीग लोडिंग। हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डिज़ाइन और वर्किंग स्ट्रेस। तो फटीग लोडिंग की कंडीशन में जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है मटेरियल का, उसको कहा जाता है एंड्योरेंस लिमिट। तो इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला हुआ एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डिज़ाइन और वर्किंग स्ट्रेस। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एंड्योरेंस लिमिट जो होती है वो यील्ड स्ट्रेंथ से कम होती है। ये हर एक मटेरियल के लिए यही सिचुएशन बनती है हर एक मटेरियल में। स्टील के लिए एक रेंज बताया गया कि अगर कोई स्टील का कंपोनेंट है तो इसमें जो एंड्योरेंस लिमिट होगी ये होती है 0.8 टाइम्स to 0.9 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल।